हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु का बिहार पुलिस का सेट देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रीवियस 3 टेस्ट देख लिया था। आज जो होने वाला है टेस्ट नंबर है 4। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 4 को। इसके पहले आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ऐसा है कि लगभग 80% ऐसे ही सब्सक्राइबर हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट नंबर 4 को। फर्स्ट है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? बोला गया है कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? लास्ट अधिकार होता है, वो होता है संसद का। अगर बात किया जाए भारत में तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद के 2 अंग होंगे, लोकसभा एवं राज्यसभा। 2 सदन होंगे एवं 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। ठीक है, अंग अगर बात किया जाए तो 3 अंग होंगे, और सदन बात किया जाए संसद के तो संसद के 2 सदन होंगे। ठीक है, एक होगा लोकसभा और दूसरा वो होगा राज्यसभा। 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। अगर बात किया जाए सर्वोच्च न्यायालय का तो सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। अनुच्छेद 124 से 147 तक भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 में से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। निर्वाचन आयोग का बात किया जाए तो अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। उपराष्ट्रपति का बात किया जाए तो अनुच्छेद 163 से अनुच्छेद 171 तक उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण वर्णन किया गया है कहाँ? यहाँ पूछा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? ठीक है, तो कौन रखवाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। देखते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाए तो यह शब्द बजट के शब्द के जगह पे आता है। हमारे संविधान में बजट का प्रावधान नहीं किया गया है, यानी कि बजट वर्ड का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट के जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन मिलता है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है, 112। ठीक है, और यह राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद को कौन हटा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो तो। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा यदि कब? तो दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पारित हो यह प्रस्ताव, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अभी तक किसी ने भी मुख्य न्यायालय को हटाया नहीं गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्ति से एक याद रखिएगा, कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम आता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित है कॉलेजियम सिस्टम। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 4। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? बंदी प्रत्यक्षीकरण बोला गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की पावर बिहार के उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। वही अनुच्छेद 32 का बात किया जाए तो उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार का रीट जारी करने का प्रावधान किया गया है। यानी अगर पूछा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 32 के तहत, वही उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करने का शक्ति दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया था बिहार उच्च न्यायालय, यानी कि बिहार के उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, यह एक प्रकार का रीट है जो पर्सनल लिबर्टी के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 226। नेक्स्ट है, भारत में शक्ति के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो पूछा गया है भारत में शक्ति के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास होगा? तो यह होगा उच्च न्यायालय को एवं सर्वोच्च न्यायालय को। उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया? बोला गया है मूल कर्तव्य। ठीक है, तो हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं किया गया था। वही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। कितना? तो 4 के क में भाग 4 के क और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और यहाँ से याद रखना है 2 कमेटी, एक है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्य को लागू करने की सिफारिश की थी। वही जब 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया तो 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। वही 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। 86 CA 2002 के तहत 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ठीक है, अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे लागू किया गया एवं सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य को लागू करने की सिफारिश की थी और अभी वर्तमान में 11 हैं। 11वां कौन है? तो 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अगर बात किया जाए 42वां संविधान संशोधन 1976 को, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमुख बदलाव देखने को मिला था। जैसे इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द भी जोड़े गए थे। वे शब्द कौन से? धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द थे जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रथम बार और एकमात्र संशोधन जो प्रस्तावना में किया गया वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। अगर बात किया जाएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 का, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। और धर्मनिरपेक्ष वर्ड को जोड़ा कब गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार का बात किया जाए तो भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और यह अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। 9वीं अनुसूची यह प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का बात किया जाए तो यह आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक है, 36 से 51 तक जो समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी आदि प्रकार के मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन करता है। तो धर्मनिरपेक्ष पूछा गया था, यह संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 8। भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति को माफ़ करने की शक्ति यानी कि माफ़ी देने का पावर किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 72 में। ठीक है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को 5 प्रकार के माफ़ी का वर्णन करता है। ठीक है, 5 प्रकार के माफ़ी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 72 के तहत। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 52 का, अनुच्छेद 52 में पद का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है एवं अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 155। याद रखिएगा 152 में राज्यपाल का पद का वर्णन किया गया है। 153 में राज्यपाल का पद का वर्णन किया गया है। 154 में कार्यपालिका का अध्यक्ष होंगे राज्यपाल एवं नियुक्ति का वर्णन किया गया है, वो है 155। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है लगभग सभी पादप कोशिका में कौन सा अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है, तो तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, तारक काय पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र यह हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। नेक्स्ट है नग्न बीज किनमें मिलते हैं, नग्न बीज तो जिम्नोस्पर्म में। ऑप्शन हो जाएगा ए जिम्नोस्पर्म में। कांटे यानी कि हुक्स और चूसक सकर्स किस वर्ग के जीव के विशेष गुण है, तो यह है प्लेटीहेल्मिन्थेज का। प्लेटीहेल्मिन्थेज का कांटा जो शरीर पे कांटे होंगे और ये चूसक होंगे यानी कि सकर्स होंगे, ये प्लेटीहेल्मिन्थेज में ही पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कौन सी कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, सुसाइडल बैग के रूप में किसे जाना जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि इस लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो उसे ही समाप्त करने के लिए पर्याप्त होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती यानी कि सुसाइडल बैग की संज्ञा दी गई है। माइटोकॉन्ड्रिया का बात किया जाए तो इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो यह थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। स्लाइडन एवं स्वान का बात किया जाए तो इन्होंने सेल थ्योरी दिया था, सेल थ्योरी दिया गया था स्लाइडन स्वान के द्वारा। सेल थ्योरी क्या था, ओमिनी सेलुला ई सेलुला, ओमिनी सेलुला ई सेलुला यानी कि सेल से ही सेल का निर्माण होता है, यह बतलाया गया था स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है किसे, तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। नेक्स्ट है फ्लोएम किस कोशिका का बना होता है, फ्लोएम किस कोशिका का बना होता है, तो फ्लोएम चालनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमा कोशिका का बना होता है। चालनी तत्व का, फ्लोएम फाइबर का और फ्लोएम पैरेनकाइमा का। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किस लौह अयस्क में लोहांश यानी कि लोहे का अंश सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो वो हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रखना है क्रम, तो मैग्नेटाइट में सबसे अधिक, उसके बाद हो जाएगा हेमेटाइट में, उसके बाद हो जाएगा वो हो जाएगा लिम्नोलाइट में और सबसे कम होगा वो होगा सीडेराइट में। MHLS याद रखना है, MHLS यानी कि सबसे अधिक मैग्नेटाइट में, उसके बाद हेमेटाइट, लिम्नोलाइट और सीडेराइट, ये सभी लोहा के अयस्क हैं और सबसे अधिक लोहा का कंटेंट होता है वो होता है मैग्नेटाइट में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। लैक्टिक अम्ल, किसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो 2, 1, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 2, 1, 3। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, यदि वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा कब कहेंगे, तो यदि वर्षा जल का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह अम्लीय वर्षा का कारक होता है वो होता है सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड के कारण, SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। यदि 5.5 से कम हो जाए, यदि 5.5 से एसिडिक पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दंत क्षय प्रारंभ होते हैं। ठीक है, दंत क्षय प्रारंभ कब होता है, तो 5.5 से कम होता है। तो आसुत जल अगर पूछा जाएगा, शुद्ध जल सबसे होता है आसुत जल, उसका पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, यानी कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा वो होगा सोना। सोना होगा, लगभग 1 ग्राम सोना से 1 किलोमीटर तक इसे तार के रूप में ताना जा सकता है। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। पिच, पिच क्या हो जाएगा, तो पिच यानी कि तारत्व, यह डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी यानी कि हर्ट्ज पर। प्रबलता, प्रबलता यानी कि प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता किस चीज़ में मापी जाती है, तो ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है डेसिबल के द्वारा। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि काम करता है ध्वनि के प्रावर्तन पर, ध्वनि के प्रावर्तन पे कार्य करता है। चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है। स्टेथोस्कोप में चिकित्सा में ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा CDAB, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दाब का एसआई मात्रक क्या होगा, दाब, प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन
पर एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे ही कहते हैं हम पास्कल। अगर बात किया जाए वेट W या फोर्स का हो जाएगा वो होगा न्यूटन, मास का हो जाएगा किलोग्राम, और ज्योति तीव्रता का हो जाएगा वो हो जाएगा कैंडेला। ठीक है, ज्योति तीव्रता कैंडेला, मास यानी कि द्रव्यमान का किलोग्राम, फोर्स का हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे सही पूछा गया था। तो प्रेशर यानी कि दाब का हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसे ही कहते हैं पास्कल। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, इसे भी याद रखना है। एक बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट है मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में तो यह होता है फॉर्मिक एसिड होता है मधुमक्खी के डंक में। अगर बात किया जाए लैक्टिक एसिड तो दूध दही में होता है लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों में होता है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीट है, और 243 सीट में 2 सीट ST के लिए मनिहारी एवं कोटवा से एवं 38 सीट SC का फिक्स है। ठीक है, ST का 2 सीट और 38 सीट है SC का रिजर्व है। SC का 38 सीट और ST का 2 सीट रिजर्व है। ठीक है, तो पूछा गया था अनुसूचित जनजाति का कितना सीट आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति का हो जाएगा वो होगा 2 सीट। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST का 2 सीट और 38 सीट है वो हो जाएगा SC का। टोटल 243 सीट है बिहार विधानसभा में। आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ये संथाल विद्रोह से संबंधित है, और यह है संथाल परगना, जिसे दामन एकोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल परगना भागलपुर का क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, संथाल परगना का क्षेत्र से ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो यह था जगदीशपुर केंद्र था, और यहाँ से नेतृत्व कर रहे हैं कौन? तो ये हैं वीर कुंवर सिंह है जगदीशपुर से। ठीक है, तो 1857 के क्रांति का केंद्र बिहार में था वो था जगदीशपुर। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगाई डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? तो यह भागलपुर में है। ठीक है, विक्रमशिला गंगाई डॉल्फिन अभ्यारण्य यह कहाँ स्थित है? भागलपुर में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो बिहार की साक्षरता दर लगभग है 61.80%। बताया गया था बिहार का साक्षरता दर 61। वही मेल लिटरेसी रेट बिहार का पूछा जाए, मेल यानी कि पुरुष का साक्षरता दर तो वो है 71%, और फीमेल का पूछा जाएगा तो फीमेल का है वो है 51%। फीमेल का 51%, मेल का 71%, और ओवरऑल है वो 61.80% है। ठीक है, तो याद रखना है 61, 71, 51। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना वर्ष 1908 में की गई थी। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? सबसे पूर्व में है वो है किशनगंज जिला। सबसे अगर पूर्व में है तो वो है जिला किशनगंज। अगर बिहार का मैप देखने तो कुछ इस प्रकार से बिहार का सबसे पूर्वी जिला है वो है किशनगंज। सबसे पश्चिमी अगर देखा जाए तो सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा, सबसे पश्चिमी जिला का बात किया जाए तो सबसे पश्चिमी जिला है वो है कैमूर। सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर। सबसे उत्तरी जिला हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, और सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा वो हो जाएगा गया। सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा वो हो जाएगा गया जिला सबसे दक्षिण में। सबसे पश्चिम में हो जाएगा सबसे उत्तर में पश्चिमी चंपारण, सबसे पश्चिम में कैमूर, और सबसे पूर्व में वो हो जाएगा किशनगंज। तो ऑप्शन पूछा गया था बिहार के सबसे पूर्व में जिला तो वो हो जाएगा किशनगंज, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है घाघरा नदी बिहार के किस जिला में आकर गंगा नदी से मिलती है? घाघरा नदी यह किस जिला में आकर मिलती है? तो सारण जिला में मिलती है। बिहार में गंगा नदी से कहाँ मिलती है घाघरा नदी? तो सारण जिला में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। नाटो स्थापना हुआ था 1949 में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ब्रुसेल्स इसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 1948 को ही WHO का स्थापना हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। वही एक बात किया जाए प्रित्जकर
पुलित्जर को प्रीतिजिकर से कंफ्यूज नहीं होना है। प्रीतिजिकर अवार्ड अगर पूछा जाएगा तो यह आर्किटेक्ट में दिया जाएगा, वस्तु कला में दिया जाता है प्रीतिजिकर अवार्ड, और पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अगर बात किया जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी का, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम बॉल्डेवॉस्टक और कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। मैडम बॉल्डेवॉस्टक और कर्नल अलकाट के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, मैडम बॉल्डेवॉस्टक और कर्नल अलकाट। अगर राजा राम मोहन राय का बात किया जाए तो इन्होंने आत्मीय सभा एवं ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बात किया जाए तो 1856 में इन्हें विधवा पूर्ण विवाह के लिए जाना जाता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 38। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, अंग्रेज वर्सेज अंग्रेज। और इधर से 3 है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब है शुजाउद्दौला, बंगाल के शासक हैं और मुगल रूलर हैं शाह आलम द्वितीय। तीनों के बीच युद्ध होता है वर्सेज अंग्रेज। ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 को। और संधि होगा वो होगा इलाहाबाद की संधि, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद की संधि। इसी के बाद इलाहाबाद की संधि के बाद ही अंग्रेजों को भारत से दीवानी अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि टैक्स कलेक्शन का अधिकार प्राप्त होता है इलाहाबाद की संधि के बाद। यह होता है 1765 को। 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765, याद रखना है, 12 और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के फलस्वरूप यह युद्ध समाप्त होता है एवं इन्हें दीवानी अधिकार प्राप्त होता है अंग्रेजों को। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य के द्वारा किया गया था, जिसमें इन्होंने राज्य व्यवस्था यानी कि नीति से संबंधित इसमें बात बताए हैं, राजनीति से, न कि अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, निरंजना नदी के तट पे, जिसे फल्गु नदी भी जाना जाता है, बोध गया में। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अमुक्त माल्यद की रचना किसके द्वारा किया गया था? अमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम, 2 याद रखना है, अमुक्त माल्यद एवं जामवती कल्याणम। यह लिखा गया था कृष्णदेव राय के द्वारा, जो तुलु वंश के रूलर हैं कृष्णदेव राय, और इन्होंने अमुक्त माल्यद एवं जामवती कल्याणम की रचना की थी। ठीक है, अमुक्त माल्यद एवं जामवती कल्याणम कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चाणक्य की सहायता से। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, उदयन के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। रामपुरवा स्तंभ कहाँ है? तो यह बिहार में स्थित है, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, यह चंपारण में हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए, बिहार के चंपारण में रामपुरवा स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा यूएसए में इसका स्थापना किया गया था। इससे संबंधित और व्यक्ति याद रखना है, सोहन सिंह भाखना एवं काशीराम। ठीक है, सोहन सिंह भाखना एवं काशीराम इससे संबंधित थे गदर पार्टी से। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना होती है। किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? बोला गया है किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा वर्ष 1905 में किया जाता है। इसी वर्ष 1905 में ही बनारस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं एवं भारतीय समाज के सेवक यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। लैंड्स होल्डर सोसाइटी का बात किया जाए तो द्वारकानाथ के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का बात किया जाए, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का, तो इससे 3 नाम याद रखना है, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग और तैयब जी का, केटी तैलंग, तैयब जी और फिरोज शाह मेहता का, ये संबंधित थे
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था, एम.जी. रानाडे के द्वारा। और एम.जी. रानाडे हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु हैं, ठीक है। एम.जी. रानाडे, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था किसकी अध्यक्षता में और कहाँ? तो पहला अधिवेशन का बात किया जाए तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना होती है एवं इसकी स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया जाता है एवं प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है तो बनर्जी, W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था। W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति के पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 50, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या स्टेटमेंट जो है वो सही दिया गया है? तो इसकी शुरुआत गांधी जी के द्वारा चंपारण के साथ हुई थी, बिल्कुल गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन चंपारण नहीं बल्कि दांडी यात्रा के द्वारा शुरुआत होती है। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी, बिल्कुल। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है एवं गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चले जाते हैं, यानी कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के प्रति काफ़ी नरम थी, यह भी सही है। आंदोलन के दौरान कोई भी हिंसा नहीं हुई थी, यह भी सही है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा, आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी, तो यह गलत। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन को छोड़ने को तैयार थी, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, भूप्रपटी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो है 46%, 40 पॉइंट समथिंग है, तो याद रखना है ऑक्सीजन OCLO ऑक्सीजन। उसके बाद हो जाएगा सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और उसके बाद हो जाएगा लोहा, ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। तो ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा सिलिकॉन का, एल्युमिनियम हो जाएगा तीसरा और लोहा हो जाएगा फोर्थ नंबर पे। नेक्स्ट है, इस आकार का महासागरीय कटक कौन सा है? तो यह हो जाएगा मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक इस आकार की आकृति का है, कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट है, काल बैसाखी चलती है कहाँ के चलने वाले पवन को काल बैसाखी कहा जाता है? तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन हो जाएगा डी। ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है किससे? ग्रीन हाउस गैस यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, यह जुड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट है, उत्तर तथा पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है लू। भारत में पूछा गया है, तो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा लू कहलाती है। अगर बात किया जाए चिन्नुक का, तो यह यूएसए की गर्म हवा है, यूएसए में चलती है गर्म हवा है चिन्नुक। अगर बात किया जाए फॉन का, तो यह आल्प्स पर्वत पर स्विट्जरलैंड में चलती है फॉन। ब्लिजर्ड का बात किया जाए तो सर्बिया क्षेत्र में, रूस में ब्लिजर्ड चलती है, ठंड हवा है ब्लिजर्ड, यह एक ठंड हवा है ब्लिजर्ड। फॉन यह भी एक गर्म हवा है, फॉन गर्म हवा है जो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर चलती है। लू भारत में चलता है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? अगर बात किया जाए श्वेत क्रांति का, तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। वर्ष 1970 में दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, और इसके जनक हैं वो हैं वर्गीज कुरियन, ठीक है, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति के तिलहन उत्पादन से है एक पीली क्रांति, याद रखना है, तिल उत्पादन या पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध है तेल उत्पादन से। चावल जई यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध है अनाज के उत्पादन से, और मेनली था यह गेहूं से संबंधित, गेहूं से। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो यह हो जाएगा बुलर झील। बुलर झील यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, बुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। लोकटक झील का बात किया जाए तो यह मणिपुर में स्थित है, और यहीं पे है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क है, लोकटक झील के अंदर है। भीमताल नैनीताल यह उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सी रबी फसल नहीं है? इनमें से कौन जो है वो रबी फसल नहीं है? तो गेहूँ,
चना और सरसों ये सभी रबी है। वही ज्वार का बात किया जाए तो यह एक प्रकार का खरीफ फसल है, खरीफ फसल है, ठीक है, ना कि रबी है। नेक्स्ट है 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 अक्षांश इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये हमारा ग्लोब है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा, पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा यह कहलाता है 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश बोलिए, भूमध्य रेखा बोलिए या अक्षांश रेखा बोलिए, ठीक है, सॉरी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी में दक्षिणी अक्षांश कहलाता है। उत्तर में उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी में दक्षिणी अक्षांश। इस 0 डिग्री अक्षांश से ही 0 डिग्री अक्षांश से ही इसका कोण मापा जाता है। प्रत्येक अक्षांश जितने कोण पर होता है उतना अक्षांश होगा, यानी कि ऊपर में भी 90 और नीचे में 90, टोटल 181 अक्षांश होते हैं, ठीक है। तो पूछा गया था 0 डिग्री अक्षांश किसे नाम से जाना जाएगा? तो इसे विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। कर्क रेखा बात किया जाए तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को यानी कि साउथ को कहा जाएगा मकर रेखा एवं नॉर्थ को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाएगा कर्क रेखा। भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, याद रखना है। 8 राज्यों से नाइट्रोजन गैस N2 वायुमंडल में कितने प्रतिशत में मौजूद है? तो यह लगभग है 78%। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो हो जाएगा 78%। नेक्स्ट है स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सु प्लस आगत। ऑप्शन हो जाएगा ए, सु प्लस आगत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 61, महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष, महापुरुष में हो जाएगा कर्मधारय समास। कर्म की प्रधानता होती है तो उसे कर्मधारय समास कहा जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 2 वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहेंगे? तो वो हो जाएगा संधि। 2 वर्णों के मेल से जो विकार होता है वो संधि कहलाता है। एक नए डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए शॉर्टकट किट क्या है? तो कंट्रोल+N, कंट्रोल+N। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता के तहत, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है? तो इसे गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है। गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में। यह कहाँ स्थित है? तो यह MP में स्थित है, मध्य प्रदेश में। वही अगर बात किया जाए कुनो नेशनल पार्क का, तो नामीबिया से जो चीता लाया गया था, नामीबिया से जो चीता लाया गया था उसे कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था, ठीक है। ऑप्शन अगर यहाँ पे पूछा गया है बोत्सवाना से जो चीता लाया गया उसे गांधी सागर में एवं नामीबिया से जो चीता लाया गया उसे कुनो नेशनल पार्क से में रखा गया था, दोनों याद रखना है। नामीबिया से जो चीता लाया गया कुनो नेशनल पार्क में एवं बोत्सवाना से जो चीता लाया गया गांधी सागर MP में रखा गया है। हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है? तो नाट्य शास्त्र एवं श्रीमद् भागवत गीता को। ऑप्शन हो जाएगा डी, ए एवं बी दोनों को। नेक्स्ट है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कहाँ स्थापित होगा? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कहाँ स्थापित होगा? तो यह होगा अमरावती में। ऑप्शन हो जाएगा सी, अमरावती में। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी। पहला विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC शीतलवाड़। 22वां थे ऋतुराज अवस्थी, वर्तमान में 23वें हैं और वो हैं दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा राजगीर में। ऑप्शन हो जाएगा सी, राजगीर में। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो ये हैं JD वेंस। उपराष्ट्रपति पूछा गया है तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस का आगमन हुआ था अप्रैल 2025 में। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? तो डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है और यह छठा संस्करण था। ऑप्शन हो जाएगा सी, छठा संस्करण था। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? तो अल्दफ्रा एयरबेस UAE में, अल्दफ्रा एयरबेस UAE में। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो BR गवाई बने हैं और ये 52 में मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 52 में क्रम में 52 में है। संजीव खन्ना के स्थान पर BR गवाई को मुख्य CJI बनाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं BR गवाई। ऑप्शन हो जाएगा बी।
बी आर गवाई। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है? तो 16 स्थानों को ऑप्शन हो जाएगा सी। 16 स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो यह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जयंती है 14 अप्रैल। वही अगर इनका परिनिर्वाण हुआ था वो था 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। सुभाष चंद्र बोस को 23 जनवरी को जन्म हुआ था कटक में, और इसलिए हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। 14 अप्रैल है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनांग सुरंग। बाबा बौखनांग सुरंग कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, बाबा बौखनांग सुरंग। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो यह हो जाएगा गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर था गज सिंह। नेक्स्ट है मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये हैं शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन हो जाएगा बी शुभांशु शुक्ला। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो यह बना है केरल, पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य। यहाँ से याद रखना है के फोन प्रोजेक्ट है केरला का, के फोन प्रोजेक्ट है केरला का, जो अपना खुद का इंटरनेट प्रदान करता है केरल में, के फोन नेटवर्क। ठीक है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है, वो बना है केरल। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नई दिल्ली में। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय, यह किस बारे में है? तो पीएम मोदी के मन के भाषणों का संकलन है, पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है संस्कृति का पंचम अध्याय। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो यह बना है दिल्ली। दिल्ली में हाल ही में बीजेपी का गवर्नमेंट बना, उसके बाद आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित हुआ है। इसके साथ ही उड़ीसा भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? श्रीलंका के द्वारा पीएम मोदी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है? तो मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया है, मित्र विभूषण, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी मित्र विभूषण पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे रखने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है थाईलैंड में, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी थाईलैंड में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पे कौन रहा है? तो यह रहा है उड़ीसा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉप पे रहा है, वो रहा है उड़ीसा। एवं नीति आयोग के द्वारा गरीबी में सबसे नीचे पे रहा है, वो रहा है बिहार। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण करने अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना, वो बना तेलंगाना, ऑप्शन हो जाएगा डी। हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भरनी उत्सव मनाया गया केरला में मनाया गया भरनी उत्सव। त्रिशूर पूरम महोत्सव मनाया जाता है, विशु पर्व मनाया जाता है, ये सभी केरल का प्रमुख पर्व है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मैथ है। किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 से प्रारंभ होता है, चौथा पीरियड 13:45 बजे समाप्त होता है। प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो, प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया है, तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितना होगा? 13:45 में समाप्त होता है, स्टार्ट होता है 10:30 में। तो टोटल क्लास कितना है? 10.30 यानी कि 15 और 3 घंटा 15 मिनट, यानी कि 180 और 15 195 मिनट। 195 मिनट 4 क्लास चलता है, यानी कि 3 बार हम रुकेंगे, 15 मिनट हो जाएगा, यानी कि 9 में से 1 था 8, ये हो जाएगा 180 मिनट। ठीक है, पूछा गया है 10:30 बजे प्रारंभ होता है, 13:45 समाप्त होता है, प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो, तो पूछा गया है अंत में 5 मिनट का विश्राम। तो प्रत्येक पीरियड 4 पीरियड चला है, तो 4 का 16 2 18 4 5 20, यानी प्रत्येक पीरियड कितना मिनट का चला है? तो यह चला है 45 मिनट का, ऑप्शन हो जाएगा सी।
दो संख्या 2 3 के अनुपात में है, महत्तम इतना है, लघुत्तम समावर्तक कितना है, संख्या का योग कितना होगा, तो गुना करके बना देना है। आंसर जो होगा वो हो जाएगा 25, ऑप्शन हो जाएगा डी। सीमा की आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटा है, ठीक है। सीमा जो है वो छोटा है रीमा से, सीमा जो है रीमा से छोटी है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी, तो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 18, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 94। 40,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 324 है। तो अंतर बराबर यानी कि डिफरेंस इक्वल टू होता है P इंटू R बटा 100⁻²। फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंस इक्वल टू 324 दिया गया है, P का वैल्यू हमें दिया गया है 40,000 रुपये है, तो यहाँ से हमें R का वैल्यू फाइंड कर लेना है और ये R का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 9%, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, 7 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, तो 3 वर्षों में हम निकाल लेंगे 3 वर्ष में कितना हुआ, तो 11,484 माइनस 9,648। तो पूछा गया है धनराशि क्या होगा, तो उससे निकाल लेंगे तो हमारा आएगा आंसर वो हो जाएगा 7200। नेक्स्ट है 4 आदमी 6 महिला मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 आदमी 7 आदमी मिलकर इसको 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 10 महिलाएं कितना दिन में करेंगे, निकालेंगे। आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 40 दिन, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 4x माइनस tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू दिया गया है, sin 4x माइनस प्लस sin स्क्वायर एक्स का वैल्यू पूछा गया है, तो यह हो जाएगा 1 के बराबर, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। केंद्रीय कोण दिया गया है, चाप की कोण की लंबाई 2πr थीटा बटा 360 लगाएंगे, आंसर आएगा वो होगा 6.6 सेंटीमीटर, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है यदि 3y माइनस 3/y का वैल्यू दिया है और y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से 3 कॉमन लेकर 5/3 करेंगे, हमारा जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 43/9, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है ताज़ा अंगूर में 80% पानी है, सूखे अंगूर में 10% है, सूखे अंगूर 500 किलोग्राम है तब वह ताज़ा थे, तो उनका वजन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2250, ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इस प्रकार से आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप जिसका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो उसको उनके पास ये वीडियो आप पहुंचा सकते हैं, ये टेस्ट पहुंचा सकते हैं, ताकि उन्हें एक सफलता में एक अच्छा कदम साबित हो सके। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।